सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। और हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता है तो उसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है रोटेंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। याद में रख लेना है, रोटेंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और रोटेंजन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे, यानी प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी पहले वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार, जब से शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार देने की, तो पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया है डायनामाइट का आविष्कार। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही हर साल नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। याद में रखना है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो सही जवाब है टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया है। और बैरोमीटर का उपयोग हम दाब मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया है। यह है परमाणु बम और यह है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया है। याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज नामक राजदूत ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। मेगास्थनीज जो था वो था यूनानी राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और फिर उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। वो एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी सम्राट ने उसे भेजा था। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब है सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो यह है सांची का स्तूप जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है, जो कि मौर्य वंश से थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा। अशोक के जो शिलालेख है वो है प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था ताजमहल का निर्माण। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो वो थी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। याद में रख लेना है, नूरजहां थी जहांगीर की वाइफ। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। अगला प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था दिए गए ऑप्शन में से?
तो एक एक देखते तो बिरबल भी शामिल था, तानसेन शामिल था और अबुल फजल भी शामिल था नवरत्नों में। लेकिन जो मलिक कफूर है वो शामिल नहीं था, क्योंकि मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, अकबर के नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मलिक कफूर, जो कि नवरत्नों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, इबादत खाना कहाँ स्थित था? सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में स्थित था इबादत खाना। और फतेहपुर सीकरी जो है वो मुगल शासक अकबर द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो वो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है मुगल शासक अकबर ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 1915 में। याद रखना है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। और उनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए हम 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक ने मिलकर चलाया था होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो सही जवाब है ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी, जो कि अभी बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1906 में हुई थी। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय में हुआ था? तो वो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। यह है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वह हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1789 में, यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? सही जवाब है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो वह 1776 में की थी अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका देश से ली गई है संघात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से ली गई है। नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। नीति निदेशक तत्व जो है वो भाग 4 में है संविधान के। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो सही जवाब है 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है टोटल 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? तो वो है भाग 4A। मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वह है नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो करता है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किस पंचवर्षीय योजना में हुआ?
तो वो हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक क्षेत्र का जो विस्तार है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? तो वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है लघु उद्योगों का विकास। अगला प्रश्न है भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? तो वो आया था 1948 में। याद रखना है, भारत का जो पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव है वो 1948 में आया था। अगला प्रश्न है उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आर्थिक नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक नियंत्रण कम करना। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ क्या है? तो वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 अंग है नई आर्थिक नीति के। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में है। भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री तट है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न भारत की पूर्वी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत की पूर्वी तटरेखा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तटरेखा को कहा जाता है मालाबार तट। पश्चिमी तटरेखा को कहते हैं मालाबार तट। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्खन पठार। भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो है दक्खन पठार। अगला प्रश्न अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है तिब्बत पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो वह है मेरियाना गर्त, यानी मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। याद में रखना है ये प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न शून्य देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है इंग्लैंड में से होकर गुजरती है शून्य देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो है रेटिना में बनता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो वास्तविक एवं आभासी बनाता है। वास्तविक व आभासी बनाता है, दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है निर्वात में प्रकाश की। अगला प्रश्न है दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का नियम किस पर आधारित है? तो उसके परावर्तन पर आधारित है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का जो नियम है उसके परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है सबसे कम घर्षण किस में होता है? तो वो लुढ़कने वाला घर्षण होता है। सबसे कम घर्षण लुढ़कने वाला घर्षण है। अगला प्रश्न है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। क्षार का जो स्वाद है वो
कड़वा होता है, क्षार यानी होता है अल्कलाइन। तो जो पीएच स्केल होती है वो 7 में न्यूट्रल होती है, और 7 से अगर आगे हम जाते हैं तो वो होती है अल्कलाइन, और 7 के अगर हम नीचे आते हैं तो वो होती है एसिडिक। तो ये दोनों डिफरेंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद है खट्टा, जो कि पीएच मान में होता है 7 के नीचे, एसिडिक। अगला प्रश्न है कि सह संयोजक बंध किससे बीच बनता है? तो वो अधातु और अधातु यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है संयोजक बंध। अगला प्रश्न है कि आयनिक बंध किसके बीच बनता है? तो वो धातु व अधातु के बीच में बनता है आयनिक बंध। अब अगला प्रश्न है कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। रासायनिक बंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि संयोजकता किससे संबंधित है? तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। संयोजकता जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120 से 80 mmHg के बीच में। 120 से 80 mmHg के बीच में होता है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप। अगला प्रश्न है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो होता है इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो हमें डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग हो सकता है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो वो अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होती है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, तो ये है पैनक्रियाज। और जो ये पैनक्रियाज है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि यानी लिवर। यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न रक्त के धक्के जमाने में कौन सहायक होता है? तो वो है प्लेटलेट्स। रक्त के धक्के जमाने में जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हम पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर लार्ज स्केल में देखें तो कुछ इस तरह से होती है। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंटर है। आउटपुट डिवाइस जो है दिए गए ऑप्शन में से प्रिंटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है संसाधनों का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो है संसाधनों का प्रबंधन। अब अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वह है MS वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है MS वर्ड। अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो होता है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस जो है वो दिए गए ऑप्शन में से कीबोर्ड है। अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है विंडोज। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो वो होते हैं 4 टूर्नामेंट। टेनिस में ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। अगला प्रश्न है विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है। विंबलडन टूर्नामेंट का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अब अगला प्रश्न है कि टेनिस में लव का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है 0 अंक। टेनिस में लव का अर्थ होता है 0 अंक। अगला प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो वो है फीफा। फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वो करता है फीफा। अगला प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष में एक बार होता है? तो वो 4 वर्ष में एक बार होता है। फुटबॉल विश्व कप जो है वो 4 वर्ष में एक बार होता है। अब अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के एक टीम में 11 और एक टीम में 11, ऐसे दो टीमें आपस में खेलती है। अगला प्रश्न है उर्वशी के लेखक कौन है? तो वो है दिनकर। उर्वशी के जो लेखक है वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है नीरजा के लेखक कौन है? तो सही जवाब है वो है महादेवी वर्मा। नीरजा के जो लेखक है वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो है अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो है अज्ञेय। अगला प्रश्न है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। नेक्स्ट, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के जो लेखक है वो है श्रीलाल शुक्ल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। अगला प्रश्न दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर है? तो सही जवाब है भारतीय सिनेमा के जनक के नाम पर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा के क्षेत्र से ये संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि दादा साहेब फाल्के को सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति यानी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1954 में, 1954 में हुई थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत। अगला प्रश्न है एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र से संबंधित है एकलव्य पुरस्कार का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आध्यात्मिकता से। टेम्पल्टन पुरस्कार है आध्यात्मिकता से संबंधित। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है पत्रकारिता और समाज सेवा से। मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता और समाज सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार किस भाषा की पुस्तकों के लिए दिया जाता है? तो वो अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र से। बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 24 जनवरी को। हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 दिसंबर को हम हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम विश्व पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून के दिन हम हर साल राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस एक ही दिन मनाते हैं। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद।
हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हम हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 29 अगस्त को हर साल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 11 दिसंबर के दिन। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हम मनाते हैं 11 दिसंबर को हर साल। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम हर साल 21 मई के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। और 9 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, और उनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए हम 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों डिफरेंस याद रखना है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 27 दिसंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर के दिन हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 सितंबर को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए। आतंकवाद और आतंकवादी विरोधी के लिए प्रसिद्ध है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला प्रश्न है कि भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है CSIR। CSIR है भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य है NDRF का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF यानी रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य होता है रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना। रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा होता है RPF का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा नियामक आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियमन। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियमन है ऊर्जा नियामक आयोग का मुख्य कार्य। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि विज्ञान और वित्तीय सहायता के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वो संगठन है नाबार्ड। भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड संगठन कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई? WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो वो है 1995 में यानी 1995 में WTO की स्थापना हुई है। अब अगला प्रश्न है कि WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को किस संगठन के अंग है? तो वो है UN के यानी यूनाइटेड नेशंस के अंग है WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। अगला प्रश्न है कि IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग है IAEA का मुख्य उद्देश्य। अब अगला प्रश्न है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है? जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एंड एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एंड एजेंसी होता है IAEA का फुल फॉर्म। तो वो है वियना में। इसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। अगला प्रश्न है कि IMF और वर्ल्ड बैंक किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए थे? तो वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक स्थापित हुए थे।
अब अगला प्रश्न है कि FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उनका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास। खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास है FAO का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है कि ढोल ताशा नृत्य किस राज्य का है। तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि ढोल ताशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य का है। तो वह है गुजरात राज्य का। गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य का। भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत में लोक नृत्य किस उद्देश्य से होता है। तो एक तो त्योहार, विवाह या तो फिर कोई उत्सव, ये तीनों अवसर में होता है लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी। नेक्स्ट है उड़ीसी नृत्य का पारंपरिक स्वरूप क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं मंदिर नृत्य। ओडिसी नृत्य का जो पारंपरिक स्वरूप है वो मंदिर नृत्य कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है। तो आधारित है कृष्ण लीला पर। मणिपुरी नृत्य जो है वो कृष्ण लीला विषय पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है। तो वो शहर है मुंबई। गणेश चतुर्थी का जो मुख्य केंद्र है वो मुंबई शहर है। अब अगला प्रश्न, नाग पंचमी किसका त्योहार है। तो वो है नाग देवता का। नाग पंचमी जो है वो नाग देवता का त्योहार है। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो वो है गरबा नृत्य, जो कि 9 दिन चलता है। गरबा नृत्य वो है नवरात्रि के समय में प्रसिद्ध नृत्य, और वो 9 दिन चलने वाला नृत्य जिसे डांडिया भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पोंगल का त्योहार किसका प्रतीक है। तो वो प्रतीक है सूर्य देव का। पोंगल का जो त्योहार है वो सूर्य देव का प्रतीक त्योहार है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है। तो वो है गंगा नदी के किनारे मनाई जाती है। छठ पूजा जो है वो गंगा नदी के किनारे मनाते हैं। नेक्स्ट, तीज किसके उत्सव के लिए मनाई जाती है। तो वो है सुहागिन महिलाओं का व्रत है तीज का उत्सव। अगला प्रश्न है भारत में आलाप और तान का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है। तो वो है शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। भारत में आलाप और तान का जो प्रयोग है वो शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शहनाई किस अवसर पर प्रयोग होती है। तो वो है विवाह के अवसर पर प्रयोग होती है। भारत में जो शहनाई है वो विवाह के अवसर पर प्रयोग में लाई जाती है, ये होती है शहनाई। अब अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध रबाब वाद्य का प्रयोग किस संगीत में होता है। तो वो संगीत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय में होता है रबाब वाद्य का प्रयोग, इससे कहते हैं रबाब। अगला प्रश्न है कि सूरत, राजस्थान और गुजरात में कौन सा लोक संगीत लोकप्रिय है। तो वह है ढोलक और भांगड़ा। ढोलक और भांगड़ा है। नेक्स्ट है कि भारत में हरियाणवी लोक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वो है ढोलक। भारत में हरियाणवी लोक संगीत के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ढोलक। अब अगला प्रश्न है कि गजन किस प्रकार का संगीत है। तो वो है सूफी भक्ति। गजन जो है वो सूफी भक्ति संगीत है। अगला प्रश्न है सिख धर्म में मुख्य देवता कौन है। तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब है मुख्य देवता सिख धर्म के। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो वह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, जो कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का पूरा संग्रह है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूजा का स्थान क्या कहलाता है। तो उसे मंदिर या तीर्थ कहते हैं जैन धर्म में पूजा का स्थान। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म में ईद उल फितर कब मनाई जाती है। तो वो रमजान के अंत में मनाई जाती है, यानी रमजान महीने के अंत में मनाई जाती है इस्लाम में ईद उल फितर। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य स्थान क्या है। तो वह है मंदिर। हिंदू धर्म में पूजा का जो मुख्य स्थान है वो है मंदिर।
अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जयंती किस धर्म में मनाई जाती है? तो वह हम मनाते हैं सिख धर्म में। गुरु नानक देव जयंती जो है वो सिख धर्म में हम मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन कहाँ बना? तो वो बना है गुजरात राज्य में। भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन जो है वो गुजरात राज्य में बना है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभाताई पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का पहला हवाई जहाज कब आया? तो वो आया था 1911 में। सन 1911 में भारत में पहला हवाई जहाज आया था। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। और हाँ, कितने आंसर सही हुए थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।